तो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री जो है वो सीडीएस के बच्चों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से आता है। बिकॉज तुम्हारा जो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री है वो टोटल मिला के 30 to 35 क्वेश्चन कवर करेगा तुम्हारे सिलेबस का। और इसके अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो यही है कि मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री एक तो 30 to 35 क्वेश्चन कैरी कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसके अंदर में जब तुम क्वेश्चंस बनाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री का भी तुमको यूज करने का मौका मिल सकता है। और तुमको सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री के बीच में जो डिफरेंस है वो तुमको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री को एक साथ लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन है कि वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में जुड़ते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बात को इस तरह से समझेंगे कि मान लो तुम्हारे पास में कोई ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें तुम लोगों ने एंगल को मार्क कर दिया से 60 एंड 50। एंगल ए को 60 मार्क कर दिया, एंगल बी को 50 मार्क कर दिया। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल सी, तो ऑफ कोर्स तुम लोगों ने आंसर देना है इसका 70 डिग्री। अब इसके पीछे जो रीजन है वो तुमको प्रोवाइड कर रहा है ज्योमेट्री। अगर मैं इस क्वेश्चन को जहाँ पे मैंने एंगल सी की वैल्यू को 70 डिग्री फाइंड किया है, इसको अगर मैं मेंसुरेशन बोलूँ तो ये जो तुमने 70 डिग्री आंसर दिया है उसके पीछे जो रीजन आया है वो रीजन ज्योमेट्री ने तुमको प्रोवाइड किया। तो एक तरह से मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को जब तुम रिलेट करोगे तो इस एक बात से रिलेट कर सकते हो कि ज्योमेट्री डिफाइंस मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर में कभी भी तुम एरिया निकालते हो या किसी साइड की लेंथ निकालते हो या डायगोनल निकालते हो या पेरीमीटर निकालते हो या जैसे अभी तुमने ये एंगल निकाला, तो ये सबके पीछे जो रीजन होता है वो तुम्हें ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है। और जब हम लोग मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं तो समवेयर इट इज गोइंग टू डील विथ 2D एंड 3D फिगर्स। और 2D एंड 3D फिगर्स के अंदर में जो मेन मेन चीजें तुम लोग डील करोगे उसमें सबसे पहले आ जाता है लाइक 2D फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो 2D फिगर्स में तुम्हारे हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें तुम्हारा ये सारे आ जाएंगे अपना रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम। ये जितने भी मैं नाम यहाँ पे गिन रहा हूँ ये सारे के सारे 2D फिगर है, क्योंकि इनका तुम सिर्फ पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट कर सकते हो और इनको तुम कभी रियल लाइफ में कहीं देख नहीं सकोगे। बिकॉज 2D फिगर जो होते हैं वो सिर्फ इमेजिनेशन में होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी यहाँ पे ये स्क्रीन को देख रहा हूँ तो ये मुझे एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन दिख रहा है टैप किया, तो वो तो एक स्क्रीन है जिसका शेप रेक्टेंगल से मिलता जुलता है। बट अगर उसको मुझे अपने हाथ में लेना है तो इट शुड बी हैविंग सम हाइट और डेप्थ विथ इट। तो 3D फिगर्स वो वाले फिगर्स होते हैं जिसके अंदर में एक उनका हाइट होता है, उनका एक डेप्थ होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको टच कर पाते हैं। टेंजिबल का मतलब ये होता है जिसको हम लोग टच कर पाते हैं, तो वो सारे के सारे 3D फिगर्स होते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, अगर स्टार्टिंग विथ मोबाइल फोन ले लो, बुक्स ले लो, पेन ले लो, तुम्हारे सामने टीवी होगा या ट्यूबलाइट होगा या कुछ भी, तो वो सब एक पर्टिकुलर शेप लेता है जिसको हम लोग 3D फिगर बोलते हैं एंड दे आर ऑल टेंजिबल। इसके अंदर में जो बेसिक फिगर हम लोग कवर करेंगे दे आर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर या फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये सारी चीजें हो जाती है हमारी 3D फिगर। और इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया, जिसका दूसरा नाम कर्व सरफेस एरिया होता है, ये होता है एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। अगर मैं एक क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ तो जो उसके चार दीवारें होती हैं या जिस रूम में तुम लोग बैठे हो वो एक क्यूबॉइडल शेप का रूम होगा, तो उसके जो चार दीवार होते हैं उनका जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब इस एरिया के साथ में अगर तुम टॉप और बॉटम दोनों के एरिया को मिक्स कर दो तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम जो होता है वो होता है उसका स्पेस, जितना स्पेस एक सॉलिड फिगर ऑक्यूपाई करता है या एक सॉलिड फिगर के अंदर में जितना स्पेस भरा पड़ा है वो होता है उसका वॉल्यूम। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है, तो उससे तुमको चैप्टर को समझने में इजी रहेगा। जैसे आप 2D फिगर की बात कर रहे हैं तो हम लोग पेरीमीटर और एरिया वर्ड ज्यादातर यूज करेंगे। तो पेरीमीटर क्या है कि किसी भी फिगर की जो आउटर बाउंड्री होती है उसकी मेजरमेंट। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो उसके आउटर बाउंड्री के अंदर में यू विल बी गेटिंग टू लेंथ्स एंड टू ब्रेड्थ्स। अगर मैं एक सर्कल की बात करूं तो उसके लिए जो आउटर बाउंड्री होगा वो उसका सरकमफ्रेंस होगा।
ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो अगर कोई क्वेश्चन आता है इसमें ये लिखा हुआ है कि एक वायर को हम लोग को रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर लगाना है, तो ये समझने में हम लोग को टाइम नहीं लगेगा कि क्वेश्चन तुमसे पेरीमीटर की बात कर रहा है। क्योंकि अगर तुम एक पार्टिकुलर लेंथ के वायर को एक पार्क के चारों ओर एज ए बाउंड्री लगाना चाहते हो, तो दैट इज बेसिकली डीलिंग विद द पेरीमीटर पार्ट ऑफ दैट रेक्टेंगुलर गार्डन। और अगर तुम इसी गार्डन के अंदर जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, उसके अंदर पौधे उगाना चाहते हो या घास उगाना चाहते हो थ्रू आउट द गार्डन, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो तुम्हारे पेपर में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे लैंग्वेज के साथ ही आता है, तो तुम्हें वहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में पेरीमीटर का यूज है, किस क्वेश्चन में एरिया का यूज है, कहाँ पे वो तुम्हारे लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पे वो तुम्हारे टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, कहाँ वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इससे तुमको वो समझने में इजी आए। और एक बार जब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस पैरामीटर्स, ऑल दिस टर्म्स, तब जाके जितने भी 2D फिगर, 3D फिगर, जितने भी हैं, इन सब के फॉर्मूला चार्ट को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रेडी करेंगे। तो तुम लोग को करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे फिगर के नाम लिखूंगा और तुम लोग को कुछ कुछ पूछूंगा। तो अगर तुम लोग को याद है तो तुम लोग बोलते जाओ, नहीं याद है तो फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तुम लोग को सबसे पहला काम यही करना है कि इन चीजों को याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करने जाएंगे, कोई भी मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन या ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन सब फॉर्मुलास की तुम्हें जरूरत बार बार पड़ती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D फिगर से। 2D फिगर्स के अंदर में सबसे पहला फिगर हम लोग जो यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, वो है रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के अंदर में दो लेंथ होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया दो लेंथ जो कि आपस में इक्वल होंगे, और ये तुम्हारे ऑपोजिट हो गए दो ब्रेड्थ। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द पेरीमीटर एंड व्हाट इज द एरिया, तो तुम लोग बताओ जरा वहां से व्हाट इज। क्योंकि आउटर बाउंड्री, हाँ, अगर आउटर बाउंड्री देख रहे हैं तो उसके अंदर में तुम्हारा दो लेंथ आ रहा है, दो ब्रेड्थ आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 × L + B। और अगर एरिया की बात हो रही है तो एरिया क्या होता है, जल्दी से बताओ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अच्छा, इसी के अंदर में कई बार वो डायगोनल को भी इंक्लूड कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे डायगोनल बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाँ, √/में L² + B²। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए जाएंगे एक एक करके। अगला फिगर इस लिस्ट में आएगा, दैट इज स्क्वायर। अब स्क्वायर कौन सा फिगर है जिसके चारों साइड तुम्हारे बराबर होते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये चारों साइड तुम्हारे ए हैं, तो अब इसका पेरीमीटर और एरिया और डायगोनल तीनों बताते जाओ। व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर 4A हो गया, एरिया हो जाएगा तुम्हारा A², और अगर डायगोनल निकाल रहे हो सपोज, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2A। तो एक तरह से जाए देखा जाए तो स्क्वायर जो होता है वो हमारा एक रेक्टेंगल ही है, जिसका हमने लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में इक्वल कर दिया। दैट मीन्स एक रेक्टेंगल स्क्वायर में तब कन्वर्ट हो जाएगा जब उसका लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स कैन बी अ स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से थोड़ी सी चीजें, कुछ स्टेटमेंट्स हम बन के तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। तो ये कंक्लूजन भी साइड बाय साइड ड्रॉ करते रहना कि ऑल रेक्टेंगल्स कैन बी स्क्वायर इफ देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ बिकम्स इक्वल, बट स्क्वायर्स कैन नॉट बी रेक्टेंगल। तीसरे नंबर पे आएगा तुम्हारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनता है तुम्हारा, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स होते हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं, इनको दोनों को लेंथ ले लो, इन दोनों को ब्रेड्थ ले लो। तो फॉर्मूला वही रहेगा इसके पेरीमीटर का 2 × L + B। लेकिन जब हम लोग इसका एरिया निकालने जाएंगे तो वी हैव टू गेट द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर साइड। अगर सपोज कर लो मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाले साइड की, तो इसके ऊपर यहाँ से जो परपेंडिकुलर आएगा वो तुम्हारा हाइट का काम करेगा, और तब इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ। नहीं, हाफ नहीं आता इसमें, इसमें सिर्फ बेस इनटू हाइट, और यहाँ पे जो तुमने बेस लिया है वो एक साइड को लिया है, दैट इज L साइड। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा H × L। देयर इज नो हाफ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा रोम्बस। अब रोम्बस में सेम फिगर होगा लेकिन इसके चारों साइड तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, और चारों साइड बराबर होते ही तुमको ये तो पता चल जाएगा कि इसका पेरीमीटर जो है वो 4A है। लेकिन जब तुम इसका एरिया निकालने जाओगे तो जैसे अभी निकाला है, किसी भी एक साइड के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सपोज मैंने इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नेमिंग कर दिया H, तो ये हो जाएगा बेस इनटू हाइट।
यहाँ पे a इंटू एच कर दिया। अच्छा, लेकिन रोम्बस का एरिया निकालने के लिए एक और फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, इफ वी नो इट्स डायगोनल। अगर मैं इनके डायगोनल्स की नेमिंग कर दूं d1 एंड d2, तो इसका एक और एरिया का फॉर्मूला बन जाता है हाफ d1 इंटू d2। बट तुम ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हें रोम्बस के दोनों डायगोनल्स पता हो। और यही सेम फॉर्मूला तुम स्क्वायर के एरिया के लिए भी यूज कर सकते हो, तो वहां पे भी तुम्हारा ये फॉर्मूला एरिया का बन सकता है। अगर तुम्हें डायगोनल्स पता है तो हाफ डी स्क्वायर। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है तुम्हारा ट्रेपीजियम। अभी ट्रेपीजियम कौन सा फिगर है? नाउ इट इज अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel and the other pair of opposite sides are non-parallel। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इट इज अ ट्रेपीजियम। इसमें तुम देख सकते हो कि एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है, जिसकी लेंथ को मैं ले रहा हूँ ए एंड बी, और एक पेयर ऐसा है जो कि नॉन पैरेलल है, उनको मैं ले रहा हूँ सी एंड डी। तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर किसी ने पूछा तो पेरीमीटर तो सिंपल है, पेरीमीटर विल बिकम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट इज सम ऑफ द फोर साइड। लेकिन इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि मैंने इस फिगर में अभी ड्रॉ कर दिया है, एंड दैट इज h। तो ओवरऑल फॉर्मूला इसका क्या निकल के आया कि एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, और इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं। तो ये जितना भी मैंने बताया है दिस इज ऑल बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल। जितने भी हमने यहाँ पे फिगर डिस्कस किए दे आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। अगला सेगमेंट हमारा 2D फिगर में आता है ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स का जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो आएगा इसके अंदर में स्केलिन ट्रायंगल। अब सबको पता है स्केलिन ट्रायंगल जो होता है एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। अब यहाँ पे इस फिगर में एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल ए ले लो, एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के ऑपोजिट वाले साइड को ले लो स्मॉल सी। तो अगर तुम्हें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होगा जल्दी से बताओ? ए प्लस बी प्लस सी, जैसा कि मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द आउटर बाउंड्री। और जब इसका एरिया निकालना है तो यू हैव टू गो विथ विच फॉर्मूला? स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है एंड दैट इज योर हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से ये फॉर्मूला हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। और इस फॉर्मूला में ये जो s होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नोइंग दैट इट इज a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो हम लोग सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल वो वाला ट्रायंगल होता है जिसमें एक साइड तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, एक साइड तुम्हारा बेस होगा, और एक साइड तुम्हारा हाइट होगा। नाउ परपेंडिकुलर एंड बेस साइड्स आर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द एंगल कंसीडरेशन। अगर तुम इस एंगल को थीटा मान रहे हो तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और थीटा का जो नीचे की तरफ एडजेसेंट साइड है वो बेस होगा। 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस का काम करेगी। तो इस ट्रायंगल का अगर तुमको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इज नथिंग बट p प्लस बी प्लस एच। लेकिन अगर तुमको इसका एरिया निकालना है तो इस केस में एरिया का फॉर्मूला सीधा लगाओगे हाफ p इंटू बी, दैट मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट। बाकी हमने यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी याद किए थे, तो उनका अच्छा खासा यूज होता है व्हेनेवर वी गेट क्वेश्चंस फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके आता जरूर है राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के ऊपर में क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में हमेशा ही देखे जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो वाला ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं। अब तीनों साइड को मैं ले लेता हूँ ए एच। अब अगर मैं इसका पेरीमीटर देख रहा हूँ तो वो हो जाए 3a। और एरिया का फॉर्मूला तुम लोग बता दो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? यस, ये सब फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसी में एक चीज और वो तुमसे पूछ सकता है, दैट इज द हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 इंटू साइड। ये सब फॉर्मूलाज बिल्कुल याद होने चाहिए, और अगर कभी भूल जाओ तो इसको तुमको डिराइव करना भी आना चाहिए। जैसे अभी मैंने लास्ट चीज यहाँ पे लिखी है कि एरिया जो होता है
इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो √3/4 a स्क्वायर होता है, लेकिन हाइट √3/2 होता है, दैट यू कैन वेरी इजीली प्रूव। जैसे ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड ए है, ये भी ए है, तो यहाँ पे अगर तुम वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो अपोजिट साइड के ऊपर में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये परपेंडिकुलर तुम्हारे साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स दिस 2 विल बिकम a/2 ईच। और हम लोग को क्वेश्चन में हाइट निकालना है, दैट मीन्स दिस h वी वांट टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आंसर तक पहुंच सकते हो। इस ट्रायंगल में अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो दिस इज योर हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर बाय 4। अब तुम इसको सॉल्व करके देख लो, दिस ओनली विल गिव यू द वैल्यू ऑफ हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज √3/2 इनटू साइड। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन उससे पहले हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल को टच करते हुए जाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड बराबर होते हैं, एक साइड अनइक्वल होता है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी। तो अगर हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो फिर तो बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज सम ऑफ द थ्री साइड्स अकॉर्डिंग टू विच इट विल बिकम 2a + b। लेकिन अगर मैं इसका एल्टीट्यूड या हाइट निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाइट की जरूरत मुझे तब पड़ने लगेगी जब मुझे इसकी एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑफ हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो मुझे पता है, लेकिन हाइट की कैलकुलेशन, इसको मैंने अभी फिलहाल के लिए तो h लेट कर लिया है, तो इस हाइट को निकालने के लिए आई हैव टू अगेन यूज दैट कंसेप्ट कि यहाँ से जो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या बाइसेक्ट कर रहा है, यू कैन से। तो ये दोनों b/2 हो गए। अब इस ट्रायंगल में से दिस ट्रायंगल इज ABCM, यहाँ पे ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABM अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो a² - b²/4 पूरे का अंडर रूट जो है वो मुझे हाइट की वैल्यू देगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरा एरिया का जो फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए वो रेडी हो गया अब, दैट इज हाफ इंटू बी इंटू होल अंडर रूट में a² - b²/4। वैसे तो ऐसा कोई फॉर्मूला तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू द मेथड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन कि तुमको साइड्स दिए हुए हैं, तुम्हें इक्वल साइड्स की लेंथ भी मालूम है, और जो बेस वाला साइड है जिनकी लेंथ अनइक्वल है एज कंपेयर टू द टू इक्वल साइड्स, अगर वो पता है तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस फॉर्मूला को अगर तुम चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दो। हाफ इंटू बी, इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ गया 4a² - b²/4। तो रूट ओवर में से 4 निकलेगा तो यहाँ पे 1/4 2 आ जाएगा, इसको b/4 कर लो, और ये अंदर रह गया अंडर रूट में 4a² - b²। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद जो आखिरी ट्रायंगल रह जाता है वो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को एक साथ कवर करता है। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल होने के साथ साथ आइसोसेलेस भी है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा ये वाला साइड हो जाएगा √2a। तो अगर तुमको ऐसे ट्रायंगल का पेरीमीटर चाहिए तो ये हो जाएगा 2a + √2a। इसमें अगर तुम चाहो तो √2a कॉमन लेके इसको तुम लिख सकते हो √2 + 1, या फिर तुम अगर उसको सिंपली 2a + √2a भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज योर पेरीमीटर। बट अगर तुमको इसका एरिया निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, जल्दी बताना। क्योंकि है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही, और राइट एंगल ट्रायंगल में जब एरिया निकालते हैं तो सिंपली हम लोग हाफ बेस इनटू हाइट लगाते हैं। तो बेस और हाइट दोनों ही तुम्हारा ए के इक्वल है, तो ये एरिया का फॉर्मूला बना देता है हाफ a²। अब ये तुम्हारे सारे ट्रायंगल हो गए और सारे क्वाड्रिलेटरल आ गए। उसके बाद 2D फिगर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर होता है तुम्हारा सर्कल, और सर्कल तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। सर्कल सबको पता है कैसा होता है, ये सेंटर है, ये OA को मैंने रेडियस ले लिया है R। तो अगर तुम इसका सरकमफ्रेंस निकाल रहे हो, जिसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, बट सर्कल के लिए स्पेसिफिकली सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं या टर्म यूज करते हैं, तो ये होता है 2πr। और अगर तुम इसका एरिया निकाल रहे हो तो इट इज सिंपली πr²। अब इसी का आधा कर दें अगर,
तो वो बन जाएगा सेमी सर्कल, मतलब हाफ ऑफ अ सेमी सर्कल, हाफ ऑफ अ सर्कल इज अ सेमी सर्कल। तुमने डायमीटर ड्रॉ किया, तुम्हारा सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हर इक्वल पार्ट को हम लोग, ईच इक्वल पार्ट को हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। अब इस फिगर के अंदर में यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ रहा है, और ये पूरा का पूरा डायमीटर। तो अब अगर तुम इसका सरकमफ्रेंस निकाल रहे हो तो क्या फॉर्मूला होगा, एक बार बताना। नहीं, पाई आर नहीं होगा, क्योंकि पाई आर में तुम्हारा सिर्फ ये वाला पार्ट कवर हो रहा है। यू हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ दिस पार्ट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर, या यहाँ से आर कॉमन लेके इसको बना लो पाई प्लस 2। क्योंकि सरकमफ्रेंस को जब मैंने डिफाइन किया था, या पेरीमीटर को जब मैंने डिफाइन किया था, तो ये चीज मैंने बहुत क्लियरली तुम लोगों को बताई थी कि इट इज द सम टोटल ऑफ द आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री में सिर्फ ये पार्ट नहीं आ रहा है, तुम्हारा ये पार्ट भी आ रहा है, विच इज इटसेल्फ इज अ डायमीटर। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर प्लस डी। और एरिया जब निकालने जाओगे देन इट इज सिंपली पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब सर्कल के एरिया का आधा। ये सीधा तुमको एरिया देता है। उसके बाद इसके अंदर में आते हैं 3D फिगर। और सर्कल के अंदर और भी चीजें होती है, लाइक सेक्टर होता है, एक सेगमेंट होता है, आर्क होता है। सेक्टर और सेगमेंट के एरिया होते हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, ये सब भी होते हैं, बट वो हम लोग फिर आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं 3D फिगर्स की तरफ, जिसके नाम सब मैंने तुम लोगों को पहले ही गिना दिए थे। तो 3D फिगर के लिस्ट में सबसे पहला फिगर होता है तुम्हारा क्यूबॉइड। साथ में एग्जाम्पल भी सोचते रहना, जैसे क्यूबॉइड, जिस रूम में तुम शायद बैठे होगे वो एक क्यूबॉइडल शेप का ही रूम होगा। तो क्यूबॉइड को जब हम लोग कॉपी पेन में बनाते हैं तो इस तरह से बनाया जाता है, दो रेक्टेंगल ले लिया और उनके एजेस को ज्वाइन कर लिया, इस तरह से ज्वाइन कर लिया। तो दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेड्थ, एंड दिस वन इज योर हाइट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके जो चार दीवारें हैं, जिसको हम लोग एल एस ए ऑब्लिक सी एस ए बोलते हैं, चार दीवारें कौन कौन सी होंगी, आमने सामने, आगे पीछे। तो वो जब तुम कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 2 × L + B × H। इसको हम लोग एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम के साथ साथ लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेकिन अगर तुम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने जाओगे तो यू विल बी गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL। और इसी में अगर तुम इसका वॉल्यूम निकालने जाओगे तो इट इज सिंपली L × B × H। अब पेपर में तुम्हारा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल या लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इनसाइड अ क्यूबॉइड। तो ये जो तुम लॉन्गेस्ट पोल या लॉन्गेस्ट रॉड बोल रहे हो, इसको बोला जाता है क्यूबॉइड का डायगोनल। इसको मैं सीधा लिखता हूँ, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। और इसका फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट में L² + B² + H²। तीनों चीजें याद रखनी है, एक लॉन्गेस्ट पोल और लॉन्गेस्ट रॉड, जिसको हम लोग डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड बोलते हैं, उसका वॉल्यूम, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LSA एंड TSA। जैसे सपोज करो किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने तुमको व्हाइट वॉशिंग करवाना है किसी भी रूम का जो कि क्यूबॉइडल शेप में है, तो बेसिकली ही इज इंटरेस्टेड टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम। व्हाइट वॉशिंग डील्स विद द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम। टीएसए का मतलब है कि तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया के साथ में अपर और लोअर या टॉप एंड बॉटम जो तुम्हारा है उसका भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला बिकम्स 2 × LB + BH + H। लेकिन सपोज कर लो किसी क्यूबॉइडल रूम के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा ईंट भरना है, ब्रिक्स से उसको फिल करना है, देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ये जो बीच में मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन करते समय यूज होगा। और यूनिट्स की जहां तक बात है, कट के आ रही है, मैं बोल तो सही रहा हूँ, पता नहीं अभी आ रही है ठीक है नहीं आ रही है। हाँ, कौन आवाज कर रहा है, अभी ठीक है। हाँ, अभी देख लेना, जब भी कुछ आवाज आवाज ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। मे बी कुछ चीजें मैं ऐसे शायद मैं अपने पैर को थोड़ा सा हिला रहा था ना, तो हो सकता है उसकी आवाज कहीं कुछ कैच कर गया हो, तो बोल नहीं सकता। अभी ठीक है या नहीं, अभी मैंने पैर की मूवमेंट बंद कर दी है, वो बीच में थोड़ा सा पैर को मूव कर बंद है ना, तो हो सकता है पैर की वजह से आ रही होगी। तो जहाँ बैठा हूँ अब थोड़ा पैर की मूवमेंट कर रहा था एक्चुअली। चलो एनी हाउ, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो अगर मान लो किसी रूम के अंदर में तुम्हें ब्रिक्स से उसको फिल करना है, तो फिर यू विल बी टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम पार्ट। और जहाँ तक यूनिट की बात है, तो जब भी एरिया की बात होगी, चाहे वो लेटरल हो, कर्व्ड हो या टोटल हो,
तो उसका यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम का यूनिट हमेशा मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब होगा। पेरीमीटर की अगर बात कर रहा हूँ तो उसका यूनिट हमेशा मीटर या फिर सेंटीमीटर होगा, और एरिया की बात कर रहा हूँ तो हमेशा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा क्यूब। तो क्यूब को तुम कह सकते हो कि कोई भी क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को तुमने बराबर कर दिया। जैसे तुम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले सकते हो, आइस क्यूब ले सकते हो, ढाई ले सकते हो, जो डाइस होता है। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हो जाते हैं बराबर। तो अगर तीनों को मैं बराबर कर देता हूँ विद से स्मॉल ए, तो अब जब तुम इसका LSA ऑब्लिक CSA का फॉर्मूला बनाने जाओगे तो तुम्हारा LBS सबको ए के इक्वल हो गया। तो इस वाले फॉर्मूला में तुम सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो ये फॉर्मूला देगा तुमको 4a स्क्वायर। और वही तुम इसकी TSA के फॉर्मूला में पुट कर दो तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए ए ए ए ए ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना है तो LVH तीनों को तुमने ए से रिप्लेस करना है, तो L इंटू बी इंटू एच, अगर तीनों की जगह हम लोग ए लिख दें तो ये बन जाता है ए क्यूब। अब डायगोनल निकालना है। डायगोनल अगेन इज द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन अ क्यूब, तो वो हमेशा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो लॉन्गेस्ट रॉड या डायगोनल का फॉर्मूला बन गया √3a। तो इस तरह से जब तुम समझ के फॉर्मूलाज को याद करते हो तो वो काफी देर तक तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेगा। बाकी अगर तुमने बचपन में जब ये पढ़ाई की है तब अगर अच्छे से रटे हो तब भी ये काम आसानी से निपट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिगर होता है तुम्हारा सिलेंडर। अब सिलेंडर के लिए अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जो पेन होता है वो कई बार सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ट्यूबलाइट्स हो गए वो भी सिलेंडर होता है, तो वो थोड़ा सा देखना है। रोड रोलर जो हम लोग जिससे रोलिंग करते हैं, प्लेन को थोड़ा सा ग्राउंड को प्लेन करते हैं, तो वो सारे के सारे तुम्हारे सिलेंड्रिकल शेप के हैं। सिलेंडर हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, गंदा सा बना है लेकिन है सिलेंडर, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ये जो हाइट है, जिसको ये वाला फिगर में इसको हम लोग हाइट बोलेंगे, दैट इज योर वर्टिकल हाइट, और ये जो पार्ट है रेडियस है, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। इसका अगर LSA ऑब्लिक CSA देख रहे हो या TSA देख रहे हो या वॉल्यूम देख रहे हो तो सबका फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया हुआ है while doing परसेंटेज क्वेश्चन। तो बताओ जरा इसका LSA ऑब्लिक CSA क्या होता है सिलेंडर में? याद है ये? 2πRH, बिल्कुल सही है। अब ये जो 2πRH है ये सिर्फ इसकी बाउंड्री, बाउंड्री इन द सेंस जो उसका रोलिंग होगा जिसके ऊपर में, जैसे अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रोलर मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब हुआ कि 5000 को हमें मल्टीप्लाई करना है इसके CSA के साथ और उसको इक्वेट करना है 1 किलोमीटर के साथ। तो 1 रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ CSA। और जब TSA की बात होगी तो उसमें हम लोग अपर जो दो सर्कुलर एंड्स दिख रहे हैं उसको भी इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो एक सर्कल का एरिया होता है πr², तुम्हारे पास में दो सर्कुलर एंड्स हैं तो ये ऐड होके बन जाएगा 2πr²। अब इन दोनों में से अगर मैं 2πr कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा H+r। नाउ दैट इज द फॉर्मूला फॉर TSA ऑफ अ सिलेंडर। और रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है तुम्हारा πr²। तो ये सारी चीजें तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए। मैं सिर्फ फॉर्मूला को रिकॉल करवा रहा हूँ, ये एक तरह से तुमको नोट्स दे रहा हूँ फॉर्मूलाज का, और इसको जरूर याद कर लेना अगली क्लास में आने से पहले। अच्छा, चौथा फिगर होता है तुम्हारा कोन। कोन का एग्जांपल देखो, वैसे तो हो गया जो जोकर्स कैप होता है वो भी होता है, सर्कुलर टेंट होते हैं कोन के एग्जांपल में, ये सब बेस्ट एग्जांपल होते हैं। आइसक्रीम कोन होता है, और इसको भी हम लोग राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि हाइट और रेडियस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और ये जो हाइट तुमने H करके डिनोट की है दैट इज योर वर्टिकल हाइट, और ये जो टेढ़ा वाला हाइट है इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, दैट इज योर स्लैंट हाइट। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। तो स्लैंट हाइट, वर्टिकल हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन निकल के आता है L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R², या फिर तुम सीधा लिख सकते हो स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट का H² प्लस R²।
अब बात करेंगे इसके CSA ऑब्लिक LSA की, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की। क्या होता है बताओ? पाई आर एल, राइट। और जब TSA निकालने जाओगे तो जो सर्कुलर एंड है उसका भी एरिया लेना पड़ेगा, दैट मीन्स इट विल बिकम पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि बुक में पाई आर को कॉमन लेके फॉर्मूला बना देता है L प्लस आर। वॉल्यूम की बात करें तो वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम सिंपली 1/3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बारी आती है तुम्हारे स्पेयर की। स्पेयर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ग्लोब हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब स्पेयर है। स्पेयर के अंदर क्या होगा? यू विल बी गेटिंग अ रेडियस, और ये इकलौता फिगर होता है जिसका LSA ऑब्लिक CSA एंड TSA दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कोई h नहीं है, ये सिर्फ रेडियस से ही बना फिगर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और इसी का आधा कर दें, जैसे ग्लोब का आधा कर दें तो तुमको मिलेगा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि तुम्हारे ग्लोब का ऊपर वाला पार्ट निकाल दो तो यही बचेगा तुम्हारे पास में। तो यहाँ पे एक रेडियस है और यहाँ पे भी एक रेडियस है। तो अगर मैं इसके CSA ऑब्लिक LSA की बात करूं तो एक तो तुमने पहले बोला था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका तो आधा हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ तुम ये देखो कि तुम्हारा ये वाला जो सर्कुलर एंड है वो भी तुमको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू सिंपली ऐड वन मोर पाई आर स्क्वायर हियर, एंड हेंस द फॉर्मूला बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर। अब सोचो, ये जो मैंने लिखा है ये CSA के लिए लिखा है या TSA के लिए लिखा? सोचो इसके बारे में जरा। क्योंकि हम लोग सर्कुलर एंड जो टॉप में, ये TSA का फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है। CSA और ऑब्लिक LSA में ये वाला पार्ट तुमको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सिर्फ बॉडी बॉडी की, तो वहां पे अपर एंड नहीं आएगा तुम्हारा। अपर एंड आ गया तो फिर तो वो TSA हो गया। तो CSA ऑब्लिक LSA के लिए ये 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जैसे ही TSA निकालने जाओगे तो इसी CSA में, मतलब जो 2 पाई आर स्क्वायर है उसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, एंड देन दिस बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम की जहां तक बात है, तो वॉल्यूम जो तुमने स्पेयर का वॉल्यूम लिखा था तुमको उसका आधा करने की जरूरत है, एंड हेंस इट विल बिकम 2/3 पाई आर क्यूब। आई थिंक यहाँ तक तुम लोग को फिगर याद भी हो जा रहा होगा धीरे धीरे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, और साथ में समझ में भी समझा भी दे रहा हूँ कि इसमें ऐसा करना है, इसमें ये चीज ऐड हो जाता है, इसमें ये चीज ऐड नहीं होता है, एंड वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इट्स डेरिवेशन पार्ट। सबसे लास्ट में आता है दैट इज योर फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास में एक कोन है और तुमने उसको पैरेलल टू द बेस कट कर दिया कुछ इस तरह से, इस तरह से अगर कट करोगे तो तुम्हारा कोन जो है वो दो हिस्सों में बट जाएगा। एक ऊपर में कोन मिलेगा और नीचे जो पार्ट मिलेगा उसको हम लोग बेसिकली फ्रस्टम बोलते हैं, वो ऐसा दिखेगा। अब ये जो फिगर मैंने नीचे वाला बनाया है यही तुम्हारा डिस्कशन का मुद्दा है। दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ द कोन, या जिसको हम लोग ट्रंकेटेड कोन भी बोलते हैं। कोन को कट कर दिया तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मतलब कट कर देना, कोन बोलते हैं। इसमें तुमको दिख रहा होगा दो तरह के रेडियस, एक छोटा रेडियस जो कि ऊपर की तरफ है और एक बड़ा रेडियस जो कि नीचे की तरफ है। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया योर वर्टिकल हाइट, और इसके अंदर में भी एक स्लैंट हाइट होता है दैट इज डिनोटेड एज। तो इसका फॉर्मूला जब तुम निकालोगे तो ये बहुत हद तक तुम्हारे कोन के एरिया से मेल खाता है। अब जैसे यहाँ पे अगर CSA ऑब्लिक LSA लिख रहे हो तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई एल आर प्लस आर। अब ये जो L है अगेन इट इज स्लैंट हाइट, इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस आर पूरे का फुल स्क्वायर, जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर में ऑलरेडी फिगर में दिखा चुका हूँ। TSA लेने जाओगे तो CSA के साथ साथ तुम्हारे जो ऊपर वाला सर्कुलर एंड है और जो नीचे वाला सर्कुलर एंड है उसका भी एरिया को तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स TSA विल बिकम पाई एल आर प्लस आर, साथ में ऊपर वाला एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, और फिर नीचे वाला एरिया दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। और जहां तक वॉल्यूम की बात है तो कोन का जो तुमने वॉल्यूम लिखा था दैट वाज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे तुम लिखोगे 1/3 पाई एच, और फिर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर आर। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आज तुम लोग को दिए हैं आज की क्लास में, दैट इज ऑल डीलिंग विथ 2D एंड 3D फिगर्स। साथ में मैंने तुम लोग को ये भी समझाया कि 2D और 3D फिगर में फर्क क्या होता है और किस केस में क्या निकालना होता है।
with examples I've already told you. तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा गो थ्रू करके रखना अगली क्लास में आने से पहले, ठीक है? तो आई होप इट्स ओके फॉर टुडे कि फिर हम लोग अगली क्लास में इसमें पॉलीगन और आर्क सेक्टर सेगमेंट इसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि तुम्हारा जो फॉर्मूला वाला पार्ट है मेंसुरेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट नाउ वी आर ओनली डूइंग द थ्योरी पार्ट, नो न्यूमेरिकल्स। एक बार इसके फॉर्मूला पार्ट थ्योरी पार्ट खत्म होगा मेंसुरेशन का, देन वी विल बी डिस्कसिंग द थ्योरम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, द ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, इन सबके ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर जो थ्योरम्स यूज होते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एंड देन आफ्टर ओनली वी कैन गो फॉर द क्वेश्चंस पार्ट। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? चलो ठीक है, टेक रेस्ट फॉर टुडे। कल मैं देखता हूँ कल का क्या सीन बनता है यहाँ पे, और अगर कल नहीं हुआ तो फिर परसों करूंगा। मैंने वीकेंड का एक्चुअली बोला हुआ था, थोड़ा सा इस वीक में काफी बिजी रहा हूँ और काफी टायर्ड भी रहा हूँ, आज भी इवन बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन क्लासेस तो करनी है किसी तरह से, तो आई विल जस्ट ट्राई कि कल भी हो जाए क्लासेस, एंड बाई चांस नहीं हो पाया तो वी विल वर्क इट आउट ऑन संडे। ठीक है, इस बार संडे को वी विल नॉट कंडक्ट एनी पेपर, इस वीक और रुक जाओ, अगले संडे से या अगले अगले संडे से वी विल बी हैविंग रेगुलर। ठीक है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ पेपर के साथ में, मैंने निकाला तो हुआ है लेकिन उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया हुआ है, तो आज एक दिन और रुक जाओ, हम लोग नेक्स्ट वीक से कर लेंगे, मंडे से विल हैव द पेपर, आज रिलैक्स कर, ठीक है? ओके, या